Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखिए उसमें इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जानकारी दी थी। अब जो टॉपिक है उसके बाद टॉपिक आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का की भौतिक सार्थकता क्या है, भौतिक महत्व क्या है। तो देखिए अब आप एक चीज समझ के चलिए, मैंने जब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कराया, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कराने पर हमने ये देखा था, इस चीज का अनुभव क्या था कि जब हम कूलॉम्स लॉ से बहुत सारे बलों का बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स हम निकाल रहे थे, उनका रिजल्टेंट निकाल रहे थे। तो उस टाइम जैसे अगर आप मैं बात करके चलूं कि तीन चार्ज पार्टिकल किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे हों, ठीक है, इस तरीके से, तो इनके कारण जो बल की गणना थी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे इजी किया जाए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज किया जाए। कैसे कि यदि हमारे पास, देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक फॉर्मूला बताया था, वो ये था कि F वेक्टर इक्वल टू Q0 इंटू E वेक्टर, यानी बल बराबर परीक्षण आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसमें देखिए अगर किसी बिंदु पर सपोज दैट ये कोई पॉइंट हो और कोई किसी सिस्टम के जरिए इस बिंदु पर फोर्स निकालना है उस सिस्टम से लगने वाला। अब सिस्टम में तो काफी सारे चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, आप ये समझिए, ये भी चीज है। तो अब ये चीज हम अगर यहाँ मान लिया कोई जो चार्ज पार्टिकल काफी सारे हैं तो उनके जरिए अलग अलग हम इस पर फोर्स काउंट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के जरिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यदि इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात है तो बहुत आसानी से केवल इस सूत्र के जरिए इस पर लगने वाले बल की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था इससे पहले, तो उसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो ये F वेक्टर होता है इसको निकालने के लिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात होने पर जो जिस बिंदु पर या जिस चार्ज पर हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब डायरेक्शन की बात करूं तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जो डायरेक्शन है, अगर आप चार्ज यहाँ पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो E की और F की दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यदि आप निगेटिव लेकर चल रहे हैं इसको, यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिस पर फोर्स ज्ञात करना है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत होगी, इसकी दिशा। ठीक है, या बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके विपरीत होगी, आप ये कह सकते हैं। वरना आप सिंपल ये चीज समझ के चलिए कि जो बल की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता की डायरेक्शन जो होगी, यानी दिशा जो होगी उससे अपोजिट होगी। कब? यदि जो चार्ज है जिस पर आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो दोनों की ही डायरेक्शन सेम होगी। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा रोल कब इसका यूज होता है कि आप ये समझ के चलिए कि बहुत इजीली किसी सिस्टम के जरिए किसी पॉइंट पर फोर्स निकाला जा सकता है। कब? यदि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात हो तो। ठीक है, तो ये तो था सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे एक नया टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में अधिकांश है पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखिए विद्युत क्षेत्र लाइनें हैं क्या, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि हमने केवल अभी तक बात की थी विद्युत क्षेत्र की, यानी कोई चार्ज था Q, तो इसके चारों ओर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ था।
फील्ड उत्पन्न हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए निकालना एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो से हर टाइम कभी कभी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो ग्राफिकल मेथड है उनका यूज करते हैं। तो उन ग्राफिकल मेथड के जरिए आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सकता है। तो कुछ जो लाइनें जो ग्राफ हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं या जिन ग्राफिकल या वक्र की हम बात कर रहे हैं उन वक्रों को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, जैसे देखिए यहाँ Q है कोई, ठीक है, Q हुआ। अब इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें मैंने क्या किया, एक कोई कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कोई कर्व ड्रॉ कर लिया। अब ये जो कर्व है इसका मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं इस पर से खींचता हूं ये, यानी अगर यहाँ इस कर्व के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए ये आप समझ के चलिए आप बस कि यहाँ ये कोई मैंने कर्व ड्रॉ किया था और इस पर मैंने ये टेंजेंट खींचा, यानी इस पर से खींच ली है। तो ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और जो फोर्स लगता है उसकी दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी किसी आवेश के चारों ओर अगर कोई वक्र खींचा जाए, काल्पनिक वक्र, और उस काल्पनिक वक्र के किसी बिंदु पर हम इस पर से खींच दें और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, वो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो जो ये वाली लाइन खींची गई थी ब्लू वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। तो मैं दोबारा देखिए बता रहा हूं, इस चीज को क्लियर कर रहा हूं कि हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आप जानते हैं, तो ये बात मैं पहले समझा चुका हूं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अपनी तरफ से काल्पनिक यानी जो इमेजिनरी एक कर्व ड्रॉ किया, तो वो क्या है, ये ब्लू वाली लाइन है। अब इसके किसी भी पॉइंट पर मान लिया मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट पर जब यहाँ से इस पर से खींची, ठीक है, मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ, ऐसे ये इस तरीके से भी खींची जाती है, आप खींच सकते हैं। तो यदि इसके जो कर्व आपने ड्रॉ किया है ब्लू वाला, इसके किसी बिंदु पर यदि आप इस पर से खींचते हैं और वो इस पर से क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर इस पर से खींची गई है। तो जो ये ब्लू वाली लाइन थी, जो कर्व हमने खींचा था, काल्पनिक कर्व ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा से इसका जो परिभाषा है वो क्या होगी कि किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा या वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर यदि एक स्पर्शी खींची जाए, यदि एक स्पर्शी खींची जाए या स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जो कर्व आपने खींचा था, जो काल्पनिक कर्व आपने बनाया था, यानी वक्र जो खींचा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि आप चलिए देखिए, आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि काल्पनिक क्यों कह रहा हूं मैं। एक मैग्नेट होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि मान लिया ये N और S है, तो आपने इस तरह का डायग्राम बनाया था एक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बनाया था, ध्यान हो तो आपको, है ना। तो अब देखिए, क्या आपके पास अगर कोई चुंबक होती है तो क्या आपने कभी उस चुंबक के चारों ओर ये लाइन देखी है? नहीं देखी है, लेकिन होती हैं। ये कैसे पता लगता है? आप कोई लोहे का बुरादा डाल दीजिए और क्या कीजिए, चुंबक को उनके बीच में जब रखेंगे तो वो इसी तरह के नेचर में रिप्रेजेंट हो जाएंगी।
ठीक है, या इसका एक कंपास में के जरिए इसका प्रैक्टिकल में होता है, तो उस चीज के जरिए जब लाइनें खींची जाती है तो वो इसी शेप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो लेकिन ये होती नहीं है, लेकिन प्राप्त की जाती है किसी, यानी इनकी इमेज प्राप्त की जाती है, लेकिन आप वास्तव में जो होती है किसी आवेश के या मैग्नेट के चारों ओर नहीं दिखती हैं। ये केवल क्या है, हमारी ये हमारे लिए काल्पनिक विभक्त होती है। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये इनकी जरूरत क्यों है या इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आप एक तो मैथमेटिकली निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह उसका मैग्नीट्यूड वगैरह, तो उसका नेचर कह सकते हैं आप किसी पॉइंट पर। तो एट रैंडम हमें कभी कभी मैथमेटिकल, हम मान ऐसे समझ के लिए कि मैथमेटिकल करने का टाइम नहीं है, हम केवल एट रैंडम बताना है, कोई हमसे एट रैंडम पूछने लगे, या आप ये कहिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कोई दे और हमसे कोई कहे कि इस बिंदु पर इसका नेचर बताइए भाई कैसा है क्या है, तो तब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज करके, यानी उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको आसानी से बताया जा सकता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देखिए, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है धन आवेश से प्रारंभ होती है। इसका मतलब देखिए, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड लिखी हुई है, जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके जरिए क्या होता है, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, इसलिए ये अलग अलग है। अब मैं बताऊं, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उन्होंने ये बोला है, जो आपकी बुक में है, उन्होंने कंबाइंड जो दी हुई है कि धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं, या इनकी जो दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, या धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास दोनों आवेश नहीं है, केवल एक आवेश है, तो तब उन्होंने इस लाइन के साथ क्या जोड़ा, जो बुक में है, कि यदि केवल एकल आवेश है, एकल आवेश का मतलब या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो केवल, तो अगर केवल कोई एकल आवेश है, एकल आवेश का मतलब एक आवेश हो, जो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा वो बोला था इसलिए दो आवेशों के लिए, लेकिन अब क्या कह रहा है वो कि एकल आवेश के लिए, कि एकल आवेश के लिए क्या होती है, धन आवेश से प्रारंभ होती है केवल, और ऋण आवेश पर दूसरी जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो क्या होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब उन्होंने पहले दो चार्ज ले रखे हैं, पॉजिटिव एक निगेटिव, जो पहला सेंटेंस है वो दोनों के लिए कंबाइंड है, और जो उसका दूसरा सेंटेंस है जो उन्होंने एकल आवेश के लिए बात कर रखी है, तो वो क्या कर रखी है, दोनों उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी को दो भागों में अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है कि धन आवेश से प्रारंभ होती है, तो धन आवेश से प्रारंभ होने का मतलब देखिए, अगर मैं क्या कहूँ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक परीक्षण आवेश यहाँ Q0 रखा हुआ है, तो परीक्षण आवेश, अब इस आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा, सपोज दैट ये मान के चलिए, तो किस दिशा में होगा, डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, अब इसका मतलब मैं इसे हटा दूं तो कहीं भी अगर मैं रखता हूं तो आवेश किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होती है, यानी धनात्मक आवेश से दूर की ओर को दिशा होती है। ऐसा लगता है कि धनावेश से प्रारंभ होकर बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पॉजिटिव आवेश के लिए, यानी धनात्मक आवेश हो तो धनात्मक आवेश से हमें ऐसा लगता है कि जो रेखाएं हैं वो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं। ठीक, अब यदि ऋण आवेश होता तो आप ये क्या है, ये Q0 है, ये आवेश है, तो आप अब इसके जरिए आप इस पर बल समझ के चलिए कैसे होगा, ये अंदर की ओर होगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, तो वे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक इस निगेटिव चार्ज की ओर आ रही होंगी। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमें ऐसा लगता है कि निगेटिव चार्ज पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी, ये दोनों कंडीशन क्या थी, ये पहली वाली है। ठीक है, यही देखिए एक चीज और मैं बताता हूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये खुले कर्व के रूप में होती है। खुला यानी बंद नहीं होता। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं आपको दिखाऊं, यहां दो पोलरिटी कंबाइंड हैं, N और S, तो वे N से शुरू के S तक जाती थी। हाई स्कूल के बेस पर अगर मैं बात करूं आपकी,
तो इसका मतलब ये इसके अंदर भी होती है। इस तरह से मैंने आपको हाई स्कूल में ये चीज बताई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ एकल आवेश संभव है, जबकि चुंबक के लिए एकल ध्रुव संभव नहीं है। चुंबक होती है उसके लिए एकल ध्रुव संभव नहीं है, लेकिन आवेश एकल संभव है। इसीलिए ये खुले कर्व के रूप में होती है, यानी अनंत तक हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। ये अनंत तक हो सकती है, ये खुला कर्व है, ठीक है। तो खुला और बंद कर्व आप वैसे भी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि खुला कर्व को कैसे पहचाना जाता है और बंद कर्व को कैसे पहचाना जाता है। अब मैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये खींच दी और एक ऐसे मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है कि यदि इस कटान बिंदु पर क्या किया जाए, इस पर से खींची जाए, तो इस रेखा के अकॉर्डिंग ये और इस रेखा के अकॉर्डिंग ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर, मान लिया इसको E1 मान के चलिए, इसको E2 मान के चलिए, तो ये एक कंडीशन इस तरह की बनती है। लेकिन हमने पढ़ा कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिक होती है, यानी अद्वितीय होती है। केवल एक बिंदु पर एक ही दिशा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। केवल किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो यूनिक होती है, यानी अद्वितीय होती है। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और ये खुद में यही भाग 1 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें परस्पर, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों? तो क्यों नहीं करती हैं कि ऐसा करने पर उनके प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। क्योंकि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, यानी अद्वितीय होती है, केवल एक ही हो सकती है। ठीक, चलिए आते हैं असतत रेखा। और सतत हो सकती है लेकिन जहां आवेश नहीं, ये लिखा हुआ है, ये असतत रेखाओं के रूप में होती है, लेकिन सतत कहां हो सकती हैं, जहां आवेश ना हो। इसका मतलब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की, तो मैंने चलिए रुकिए, देखिए मैं एक बार जरा ये देखिए, यहाँ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। सतत वक्र का मतलब ये होता है कि यदि, देखिए मैं एक अलग वे से बताऊं आपको कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि जिस वक्र को आप बिना अगर कोई कर्व बना रहे हैं आप, और उस कर्व को आप बिना पेन हटाए बना सकते हैं, जैसे भी जो भी कर सकते हैं आप, तो ये क्या हो सकता है, ये आप ये मान के चलिए सतत वक्र है। लेकिन यदि आपको पेन हटाना पड़ता है बनाते हुए कर्व, तो वो सतत नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो फलन पढ़े मैथ में, तो आपने देखा होगा कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं कि जिनको पेन उठाए बिना बनाया जा सकता है, कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं उनको बिना पेन उठाए बनाना संभव नहीं है, यानी पेन उठाना ही पड़ेगा बनाने के लिए। तो उसी तरह की कंडीशन ये है कि कॉन्टिन्यूस यानी एक लगातार चलते रहना, कॉन्टिन्यूस इससे मतलब ये, और डिसकॉन्टिन्यूस मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे। तो ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। देखिए एक चीज यहाँ से अगर आप देखना चाहें कि डिसकंटिन्यूअस क्यों है, तो ये रेखा जो यहाँ से निकल कर जा रही है इससे बाहर की ओर, तो यदि इसी रेखा को हम देखें कि ये रेखा कहीं अगर इस पर एंट्री भी कर रही होती तो ये कॉन्टिन्यूअस थी, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्या हुआ, यही रेखा देखिए उधर भी बाहर निकल रही है, यहाँ भी बाहर निकल रही है। यदि कोई रेखा इस तरीके से होती कि वो इस तरह से निकल जाती भी इसमें और निकलती भी बाहर, तो इस तरह की रेखा कॉन्टिन्यूअस थी।
अब इसके लिए देखिए क्या ये ऐसा कंडीशन कहाँ पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है यदि कहीं आवेश नहीं है, यानी फ्री स्पेस में संभव है, जहाँ चार्ज ना हो, यानी जहाँ फ्री चार्ज, कोई ऐसा स्पेस हो जहाँ चार्ज हो ही ना बिना, यानी जहाँ आवेश उपस्थित ना हो, ऐसे फील्ड में यानी ऐसे क्षेत्र में ये पॉसिबल है कि ये क्या हो, सतत हो सकती हैं। तो मैंने दोनों चीजें लिखी हैं कि असतत रेखाएं हैं ये, लेकिन ये सतत हो सकती हैं, लेकिन कहाँ हो सकती हैं, जहां आवेश की उपस्थिति ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, आवेशित चालक के अंदर नहीं होती तथा पृष्ठ के लंबवत होती है। देखिए ये एक ही कंडीशन है क्या, कि अगर मैं एक कोई चालक बना लूं, चालक गोला बना लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, तो अब देखिए, या कोई एक सरफेस कैसा भी बना लीजिए आप, चलिए गोले को आप छोड़िए, ये आप ऐसा मान लीजिए। अब आवेशित चालक के अंदर नहीं, यानी देखिए मैं एक यहाँ ऐसा छोटा सा आवेश बना रहा था, तो क्या मैंने इसके अंदर रेखा दिखाई, नहीं। और इस प्रॉपर्टीज को आवेश के आप आगे भी है पढ़ेंगे, और ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बोली थी एक दिन कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है, जब मैंने गोले के जो बाय रबिंग और डायरेक्ट टचिंग और इंडक्शन वाले मेथड कराए थे चार्ज करने के लिए बॉडी को, मैंने उस दिन ये बात बोली भी थी कि किसी बॉडी पर ही, किसी बॉडी के जो सरफेस होता है, इस सरफेस पर ही आवेश उपस्थित होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। तो जब देखिए अब बॉडी के अंदर यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी ही नहीं, तो इसलिए केवल सरफेस तक ही ये होती है। ठीक है, यानी केवल सरफेस तक ही लागू रहती हैं, इससे बाहर इसके अंदर नहीं आती। ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग काफी सारे रीजनेबल क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का है, आप जब इसमें आगे पढ़ेंगे कि यदि आप बारिश में कहीं बाहर जा रहे हो और आप किसी वाहन में अंदर बैठे हों, जो कार वगैरह हैं, और बिजली बिजली कड़क रही हो और वो गिरने वाली हो उस वाहन पे, या ऐसा कुछ हो कि आप इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगने वाला हो, उसके शीशे अगर खुले हैं तो आप क्या करेंगे उससे बचने के लिए, आप उस आवेश को अपनी बॉडी पर आने कम करने के लिए, चांसेस कम करने के लिए क्या करेंगे। तो उसका रीजन होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये उसी के ऊपर डिपेंड है कि शीशे बंद कर लिए जाते हैं ऐसे टाइम पे, जिससे क्या होता है, सरफेस बढ़ जाता है। तो जो हमारे पास बॉडी है तो वो शीशे बंद करने का रीजन क्यों बताया गया, क्योंकि आवेश बाहर की बॉडी पर उपस्थित होता है, इंटीरियर नहीं होता। और शीशे बंद करने से जो बाहरी सरफेस है, क्योंकि शीशा खुला है तो खुले होने का मतलब वहां का जो एरिया है वो अब कवर किसी बॉडी के जरिए नहीं है। जब आप बंद कर देंगे तो कोई ना कोई चीज ऐसी आ गई वहां जिससे एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास कोई आवेश होता है वो उस चार्ज पार्टिकल की बॉडी पर उपस्थित होता है, ना कि उसके अंदर। उसने कहा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो देखिए कोई भी रेखा आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप इससे वो करते हैं ड्रॉ, तो वो इस बिंदु पर हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, इस बिंदु पर हमेशा लंबवत होती है डायरेक्शन। तो ये कहानी आप अभी ये दोनों प्रॉपर्टी जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसकी, वो भी आगे हैं चैप्टर में, उनको जब आगे आए तब आगे डिस्कस करेंगे ज्यादा। देखिए विजातीय आवेशों के मध्य संकुचित यानी पास जाती है, मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, तो इनके जरिए जो रेखाएं बाहर निकलती हैं, जैसे यहाँ इस तरह से बाहर निकलेंगी ये, ठीक है, तो यहाँ जो होती है रेखाएं वो इस तरीके से हो जाती हैं। तो ये बात देखिए, मैं इस तरह से यहाँ भी बाहर यहाँ अंदर की ओर होंगी ये, देखिए। तो इस तरह का कर्व रिप्रेजेंट करने लगती हैं जब दोनों चार्ज होते हैं, यानी दो चार्ज पार्टिकल आते हैं। तो जो पहली मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ वो यही है कि पॉजिटिव आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश की ओर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो वो कंबाइंड आवेशों के लिए है। यहाँ जो मतलब है कि विजातीय आवेशों के मध्य संकुचित होने का मतलब है कि पास पास आ जाती हैं थोड़ी। कैसे देखिए कि यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर यहाँ अगर मैं इस तरह से इस पर खींचूं तो ये है, और यहाँ के कारण खींचूं तो ये। इन दोनों के लिए अगर आप यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन देखें कि इन दोनों तीव्रताओं के अकॉर्डिंग, इसको E1 इसको E2 बोलूं, तो इन दोनों के कारण पर्टिकुलर इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ये। ठीक है, पैरेललोग्राम से आप इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने सिखाया भी जब हम सुपरपोजिशन यूज कर रहे थे।
तो ये रेखाएं ऐसा क्यों प्रदर्शित करती हैं कि इस बिंदु पर जो इनकी परिणामी दिशा है, वो जो परिणामी दिशा है, तो ये रेखा उसी दिशा में कंटिन्यूस आगे यानी आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए कि प्रत्येक बिंदु पर दोनों के परिणामी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करे, सही दिशा में करे, इसलिए ऐसा ये प्रदर्शित करती हैं। जबकि इसके अपोजिट क्या होता है, यदि दोनों आवेश क्या हों, सजातीय हों यानी एक जैसे हों। एक जैसे मतलब अगर दोनों निगेटिव निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जो ये हैं ये तो इसी तरह की रिप्रेजेंट होंगी ये, ठीक है। लेकिन जो ये होंगी ये क्या करेंगी, ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देंगी। अगर मैं कहूँ कि एक लाइन डॉट डॉट करके मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मिला देता हूँ कि इनको मिलाने वाली रेखा मान लिया ये है, तो जो रेखाएं होंगी वो इस तरीके से मूव करने लगेंगी। जो मिलाने वाली रेखा है इसके लंबवत मूव करने लगती है। इसका भी रीजन वही है कि जब हम इनके कारण परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता की दिशा को बनाए रखने के लिए ये ऐसा रिप्रेजेंट करने लगती है। नीचे भी ऐसी होगा। और अगर देखिए अब ये रेखा है तो इसके लंबवत हो जाती है, इनकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, लंबवत। देखिए इस रेखा के लंबवत, जो एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों आवेशों के मध्य जो रेखा है उसके लंबवत हो जाती है, ठीक है। और अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो यानी ये भी क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ एक बिंदु ऐसा जरूर होगा न्यूट्रल पॉइंट जहां आवेश जीरो होगा यानी रिजल्टेंट क्यू जो होगा वो जीरो होगा और हम उसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु बोला जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी ये वाली है। अब आगे है देखिए सघन रेखा प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा विरल रेखा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपकी कहीं जो रेखाएं हैं, जैसे मैं देखिए एक आप ऐसे मान के चलिए कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया और ये रेखा खींच रहा हूं मैं, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ क्या किया, एक एकांक सरफेस रख दिया ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो ये क्षेत्रफल है इस पृष्ठ का ये क्या है, a है और इसका मान मैंने मान लिया 1, ठीक है। अब इतना ही बड़ा मैं रख देता हूं यहाँ, ठीक है। इन रेखाओं को अगर मैं और आगे बढ़ा लूं तो मैं इतना ही बड़ा रख देता हूं यहाँ। तो अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं यानी चार्ज से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वो क्या होती चली जा रही है, कम। क्या होती चली जा रही है, कम। तो जो हमारे पास एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रबल व दुर्बल होना बताती है। जितनी ज्यादा होंगी उतना विद्युत क्षेत्र वहां प्रबल होगा, जितनी कम होंगी उतना विद्युत क्षेत्र वहां दुर्बल होगा, ठीक है। उतना विद्युत क्षेत्र वहां दुर्बल होगा। तो ये चीज बताती है ये। अब देखिए समांतर और समदूरस्थ रेखाएं। तो समांतर और समदूरस्थ रेखाएं से मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसकी अगर ये रेखाएं इस तरीके से हों कि ये बराबर दूरियों पर हों और समांतर हों, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं यहाँ एक सरफेस रख देता हूँ, फिर चाहे यहाँ रखूँ चाहे मैं यहाँ रखता हूँ, अगर इनको आगे बढ़ाऊँ तो सब जगह देखिए बराबर ही है, यानी यहाँ जितनी रेखाएं हैं वहाँ यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो प्रबलता क्या रहेगी, समान रहेगी। तो जब प्रबलता समान है तो इसका मतलब कैसा है कि एक समान रूप से जो विद्युत क्षेत्र है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो समांतर और समदूरस्थ यानी बराबर दूरियों पर उपस्थित रेखाओं के लिए ऐसा पॉसिबल है कि ये जो रेखाएं हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आज बताया। तो देखिए यहाँ से अधिकांश देखिए या तो ये जो मैंने आपको बताया था थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है ये एक दूसरे को नहीं काटती, या तो ये खुद एक नंबर में आती है, वरना आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की कोई 4 प्रॉपर्टी लिखिए, तो ये इनमें से आप कोई सी भी लिख सकते हैं 4। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना।